दोबारा स्टार्ट करो। तो सबसे पहली एग्जांपल इसकी क्या है, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। आपने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया, इस स्प्रिंग का एक एंड आपने फिक्स कर दिया और एक एंड के साथ आपने एक मैस अटैच कर दिया। अब जो आपके पास ये फिगर नंबर ए है, इस फिगर नंबर ए पे आपने इस मैस के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई। कोई भी फोर्स नहीं लगाने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक, अब आप क्या करते हो कि आप एक फोर्स एफ लगाते हो, ठीक है, और इस मैस एम को डिस्प्लेस करते हो इस पोजीशन के ऊपर। जब आपने फोर्स लगाई इसका मतलब ये है कि इस स्प्रिंग ने जो है वो अपनी असल पोजीशन को छोड़ दिया, लेकिन इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी मौजूद है, ठीक है, जिसको हुक लॉ के मुताबिक हम ये कहते हैं कि वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि आप कितना चेंज उसकी लेंथ में ला रहे हो। मतलब ये कि अगर मैं इस मैस को यहाँ तक लेके जाऊँ तो जितना मैंने डिस्प्लेस किया है उतनी ही ज़्यादा इसमें फोर्स होगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा डिस्प्लेस करूँगा तो इसमें इसके जो फोर्स है वो मज़ीद ज़्यादा होगी। आप सिंपल ये कह सकते हो कि आप इस मैस को जितना दूर लेके जाना चाहते हो उतना दूर लेके जाने के लिए आपको क्या करना होगा, उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगानी होगी। ठीक है, तो जब ये मैस इस पोजीशन पे पड़ा था तब आपके पास क्या था कि यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी क्योंकि ये इसकी मीन पोजीशन थी। लेकिन जब आप इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो आपने इसको एक्स पॉइंट डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब जब आप क्या करोगे, इसको रिलीज करोगे, ठीक है, आप स्प्रिंग के साथ इसको खींच के एक जगह पे ले गए और आपने इसको रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने से क्या होगा कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। मतलब ये मैस आपके पास जब आप इसको छोड़ोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर जाएगा। ठीक है, और अब इस पोजीशन पे जब चला गया तो क्या हुआ कि इसने मीन पोजीशन से बैकवर्ड चला गया, लेकिन अब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है जो क्या करेगी, इसको कहेगी कि तुमने इस साइड पे नहीं जाना, तुमने इस साइड पे मूव करना है। तो ये क्या होगा, ये मैस आपके पास दोबारा इस पोजीशन पे जाएगा और ये इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वो कह रहा है कि आप अगर इस लाइन पे गौर करें कि हुक लॉ आपको क्या कहता है कि आप जितनी फोर्स लगा रहे हो किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसकी लेंथ। मतलब आप जितनी फोर्स लगाओगे लेंथ में उतना ज्यादा चेंज आएगा। तो हुक लॉ को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये जो आपके पास माइनस का साइन है ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है कि अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हो तो जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये आपके पास राइट साइड पे जाएगा। जब ये राइट साइड पे चला जाएगा तो ये दोबारा क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो आपके पास और ये जो के है ये आपके पास रिस्टोरिंग कांस्टेंट है। रिस्टोरिंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि मतलब आप इसको कितना ज्यादा डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं कि हर स्प्रिंग जो होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे या उसको कंप्रेस करोगे तो वो अगेन अपनी असल हालत में नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप अपने बॉल पॉइंट के जो आपके पास स्प्रिंग है उसको आप एक लिमिट तक खींच सकते हो, उस लिमिट से ज्यादा खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास खराब हो जाएगा, वो दोबारा अपनी असल शेप में नहीं आएगा। तो ये जो के है इसकी वैल्यू हमें बताती है कि आपके पास जो स्प्रिंग है वो कितना अच्छा वाला है। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप उस स्प्रिंग को ज्यादा जो है वो खींच सकते हो, लेकिन अगर के की वैल्यू कम होगी तो एक पॉइंट के बाद वो स्प्रिंग या तो टूट जाएगा या क्या होगा कि वो अपनी असल शेप में वापस नहीं आएगा। फिर वो कह रहा है कि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, कि फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मास के और एक्सेलरेशन के। तो अगर मैं इस रिलेशन के अंदर ये जो k इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स है, यहाँ फोर्स की मैं अगर ये वाली वैल्यू डाल दूँ ma, तो इसकी जगह f की जगह ma आ जाएगा और नीचे डिवीजन में x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्सेलरेशन को इसी साइड पे रहने देता हूँ, ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस के साइन इसके साथ आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस के बाई एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको मैं कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए सेम होती है, सेम नहीं होती, मतलब हर स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, और मैथ जो है वो भी हर स्प्रिंग का एक अपना मैथ है। ठीक है, तो जिन वैल्यूज का हमें पता होता है हम कहते हैं कि वो चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती।
तो मेरे पास के और एम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज की, डिस्प्लेसमेंट की, कि मैं जितना डिस्प्लेस करूंगा उतनी ही ज्यादा मेरे पास उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब अगर आप इस लाइन को रीड करें, एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि आप उसको मीन पोजीशन, ये वाली पोजीशन है जब वो बिल्कुल रिलैक्स है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, आप इस पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करोगे उतनी ही ज्यादा इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। Hence the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion। तो आपके पास ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। यहाँ पे वो एक वर्ड यूज कर रहा है हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा। वर्टिकल मोशन जो है उसमें आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल थी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर, नो सर। समझ आया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका? किसी का क्वेश्चन है, कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, अभी नहीं है। चलो, अब ये वो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आपके पास इक्वेशन 10.1 है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जो नेगेटिव साइन है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है स्प्रिंग पे वो हमेशा आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। मतलब ये कि अगर आप लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहे हो तो जब आप उस स्प्रिंग को रिलीज करोगे तो उसने राइट साइड पे मूव करना है। अगर आप उसको राइट साइड के ऊपर लेके जा रहे हो तो जब आप उसको रिलीज करोगे तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, कि जो उसको क्या करेगी, उसको अलाउ करेगी कि वो अपनी असल पोजीशन की तरफ जाए। ठीक है, अब जब आप स्प्रिंग को रिलीज करते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो स्प्रिंग जो है आपके पास फौरन अपने असल हालत में चला जाता है, क्योंकि जब आप उसको छोड़ोगे तो उसमें कुछ फोर्स ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो क्या होगा कि मीन पोजीशन से थोड़ा सा बैक साइड पे जाएगा। ठीक है, और अगली जब नेक्स्ट टर्न होगा तो उसमें वो थोड़ा और करीब जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो अपनी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। फिर यहाँ पे वो रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या करती है, हमेशा पुश करेगी किसी भी चीज को या किसी भी चीज को पुल करेगी कि वो मीन पोजीशन की तरफ जाए, अपनी असल हालत की तरफ जाए। अब यहाँ पे वो जो है इस चीज को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास इनिशियल द मैस एम इज एट रेस्ट, आपके पास ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, इसका एक एंड आपने अटैच कर दी है और आपके पास यहाँ पे जो है वो मैस अटैच हो गया। ठीक है, इस पोजीशन को वो कह रहा है कि ये इसकी पोजीशन 0 है। वो कह रहा है कि आप क्या करते हो, उसको डिस्प्लेस करते हो, डिस्प्लेस करके आप स्प्रिंग को यहाँ पे ले आते हो जहाँ पे आपके पास ए लिखा हुआ है, प्लस ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है। फिर यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दे रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी पोजीशन की वजह से होती है। तो जब आप क्या कर रहे हो, इस मैस एम को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हो तो क्या होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको रिलीज यहाँ पे जब आप लेके गए हो तो आप अभी ये स्प्रिंग मूव नहीं कर रहा, अभी आपने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपके पास जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आपने इसको यहाँ से रिलीज किया तो ऐसा नहीं होगा कि वो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, वो क्या होगा, ज्यादा फोर्स होने की वजह से वो यहाँ से माइनस ए पे चला जाएगा। ठीक है, तो इन बिटवीन आपके पास प्लस ए और माइनस ए के दरमियान में जो है
इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और इन एंड्स के ऊपर इसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक। अब हमारे पास अगर मैं एक आइडियल सिस्टम की बात करूं, आइडियल सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपके पास कोई भी फोर्स मौजूद ना हो, एक्सटर्नल फोर्स मौजूद ना हो। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, एयर मौजूद है, ठीक है, रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर मैं इन तमाम चीज़ों को निगलेक्ट कर दूं, मैं कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जहाँ पे सिर्फ वही फोर्स हो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग सिस्टम कभी भी रुके ना। ये क्या करे कि ये प्लस ए पे आए, फिर माइनस ए पे जाए, फिर प्लस ए पे, फिर माइनस ए पे। इसके रुकने की वजह ये होती है कि आपके पास यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट फोर्सेस मौजूद है। फ्रैक्शन की फोर्स मौजूद है जिसको आप रगड़ कहते हो, ठीक है, आपके पास एयर मौजूद है, आपके पास डिफरेंट फोर्सेस मौजूद हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी इस पोजीशन पे आकर रुकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल थी। अच्छा, फिर हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि कोई भी बॉडी किसी टाइम टी के अंदर कितनी ऑसिलेशन लेती है। कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर किसी बॉडी ने कितना ऑसिलेट किया है, कितने जो है वो सर्कल कंप्लीट किए, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2π√m/k, ठीक। टाइम पीरियड को हम डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब ये है द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए उस बॉडी को जितना टाइम रिक्वायर है वो उसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। एक रोटेशन का क्या मतलब है, या एक वाइब्रेशन का क्या मतलब है कि एक बॉडी अगर किसी पोजीशन से स्टार्ट हुई है तो उसको वापस उसी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, इस पेंडुलम की बात करूं कि इस पेंडुलम को मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊं और वापस ये यहाँ पे आए, तो ये पूरा इसका क्या होगा? एक रोटेशन होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें, ये हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है कि मैं अगर इस मैस को यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये यहाँ पे जाएगा और ये वापस जब यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट तक आने के लिए इसको जितना टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। एक रोटेशन जितने टाइम के अंदर कंप्लीट होती है वो उसका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ तक आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नो सर। नो सर। चलें, अब आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं आपकी, ठीक है। अभी क्योंकि कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ओके सर। और पहले इनको समझ नहीं आ रही थी, तो मैं वीडियो को जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप इस वीडियो को देखें, दोबारा से देखें, ठीक है, और अपने इस टॉपिक को रीड करें। रीड करने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप ग्रुप में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी लोग जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो क्या करेंगे? इसी वीडियो को देख के अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी दूंगा, आपने वो भी टाइम जो है वो सबमिट करनी है, उनके भी आपके मार्क्स, ठीक है बच्चे। और अगर किसी ने ओके सर। कुछ पूछना है सर पूछ सकता है। कल भी 12 बजे क्लास होगी अब। जी, आप क्या टाइम आपको सूटेबल है? मुझे आप टाइम बता दें जो आपको सूट करता है, मैं उसके मुताबिक जो है वो क्लास ले लिया करूँ।